remember that we are going to conduct what we are going to conduct uh, oral test, online oral test, and in today's class we are going to talk about what we are going to talk about William Shakespeare एंड हिज रिमार्केबल ट्रेजिडीज। जो विलियम शेक्सपियर है और उनकी जो रिमार्केबल ट्रेजिडीज है, हम उसको लेकर के बात करेंगे। इवन आई विल आल्सो टेक अ प्ले दैट इज ट्रेजी कॉमेडी। एक और प्ले को भी हम कवर करेंगे जिसका नाम ट्रेजी कॉमेडी है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द ओरल टेस्ट रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, यू विल कम टू नो कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें समझना चाहिए। उन पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वह है कि शेक्सपियर का बायोग्राफिकल स्टडी। बट बिफोर टेकिंग बायोग्राफिकल स्टडी, फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो विद व्हाट फर्स्ट आई वुड लाइक टू गो विद द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। और जो सबसे पहला जो है, जो नाम मेरे सामने है, वो ममता जी का है। और मुझे उम्मीद है कि कल ममता जी ने क्लास को अटेंड किया था। मैं ममता जी, अपनी माइक को आप म्यूट करिए और जो जो भी क्वेश्चन मैं पूछूं आप उसका आंसर देते चलिए। ममता जी। जी। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये किसका एग्जाम्पल? इज इट द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेजिडी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और हिस्टोरिकल प्ले? ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है। अगर आपको जो है ऑप्शन ट्रेजी कॉमेडी मिलता है तो सबसे पहले आपको ट्रेजी कॉमेडी पे जाना है। अगर ट्रेजी कॉमेडी ऑप्शन नहीं होता है और केवल कॉमेडी होता है, तब आपको कॉमेडी पर लगाना है। लेकिन अगर कॉमेडी भी दिया है, ट्रेजी कॉमेडी भी दिया है, तो हमें किसके साथ जाना? हमें ट्रेजी कॉमेडी के साथ जाना है। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस कब पब्लिश हुआ है? मैडम, फिर से आप ध्यान से बात करिए, ध्यान से आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस कब पब्लिश हुआ है? आप वहीं पर स्टैंड रहिएगा। मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा, मिथिलेश जी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस कब पब्लिश हुआ है? या ममता जी, आपने सुना कब पब्लिश हुआ है? ममता जी। 1956? मैंने और कौन सा डेट लिखा है? नहीं मैडम, मैंने 1596 ही बताया हुआ था कि वो 1596 में आया हुआ है। ममता जी, आवाज आपको मेरी गई? आप म्यूट करिए, फिर से आंसर दीजिए कि जो मिथिलेश जी ने डेट क्या बताई है। अच्छा, नॉट गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ ममता जी। नाउ मिथिलेश जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बताया कि जो प्ले है 1596 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। हम लोग किस पर डिस्कशन कर रहे हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल है? ट्रेजी कॉमेडी। यह एक ट्रेजी कॉमेडी है और शेक्सपियर का यह एक ट्रेजी कॉमेडी है। हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहूंगा कि जब हम शेक्सपियर की ट्रेजी कॉमेडी पर बात कर रहे हैं और वह द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो ट्रेजी कॉमेडी है, इसको लेकर के देयर इज अ क्रिटिक हु बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी। ही रोट अ क्रिटिकल एसे preface to Shakespeare. In that essay, he admires William Shakespeare for writing a new type of play, या starting a new genre in drama. And the name of the critical essay was Preface to Shakespeare. I just want to know the name of the critic. उस critic का क्या नाम है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मिथिलेश जी से मेरा क्वेश्चन ये था कि मिथिलेश जी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक प्ले है और यह ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। और इसको लेकर के एक क्रिटिक जिसका नाम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, उन्होंने एक खूबसूरत एसे लिखा है, प्रीफेस टू शेक्सपियर, जिसमें वो इनकी ट्रेजिक कॉमेडी को एडमायर करते हैं। और मैंने मिथिलेश जी से पूछा कि उस क्रिटिक का नाम क्या है, तो इन्होंने बताया डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दैट इज द राइट आंसर। दूसरा चीज मिथिलेश जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी किसको कहा जाता है? पहली इंग्लिश डिक्शनरी कब आई है?
1755 में। फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है, एंड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी केम इन 1755। 1755 ईस्वी में यह इंग्लिश की डिक्शनरी आई हुई है। तो आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, या दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये मिथिलेश जी, कि जब हम बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो ये प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपको क्या क्या सब्जेक्ट मैटर नजर आता है, किस किस पर्सपेक्टिव से आप इस प्ले को देखते हैं? या 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 क्रिश्चियन। या हाँ, प्ले, हाँ, या 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 बहुत अच्छा। देखिए, मैंने मिथिलेश जी से क्वेश्चन ये पूछा था कि मिथिलेश जी व्हाट डू यू फाइंड इन दिस प्ले, तो मिथिलेश जी टोल्ड मी दैट देयर आर सेवरल पॉइंट्स व्हिच ही फाउंड इन दिस प्ले। कम्युनल हैट्रेड फीलिंग है, उसके अलावा रिवेंज का कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एक रिलीजियस क्लैश को लेकर के, तो वो जो रिलीजियस क्लैश है वो कम्युनल हैट्रेड फीलिंग के रूप में ही नजर आता है। और रिवेंज एक बहुत बड़ा मोटिव है जो इस प्ले में हमें दिखाई पड़ता है। So again, I would like to tell you कि when we talk about these things, जब हम इन सब चीजों पे बात करते हैं, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग, क्लैश को लेकर के हम बात करते हैं, या जो है और तमाम चीजों को, तो इन सारी चीजों को लेकर के वेनिस के दो सौदागर हैं जिनके माध्यम से दिखाया गया है। तो मेरा एक जनरली अब कैरेक्टर को लेकर के आपसे ही मिथिलेश जी, मेरा मैं पूरा द मर्चेंट ऑफ वेनिस आपसे ही मैं डिस्कस करूंगा कि जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसमें आपकी नजर में जो साइड हीरो है वो कौन है, साइड हीरो? बैसानियो है, ठीक है। साइड हीरो बैसानियो है। एंड हु इज द हीरोइन? पोर्सिया इज द हीरोइन, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि हु इज द प्रोटेगोनिस्ट, हु इज द प्रोटेगनिस्ट? एंटोनियो है। एंड हु इज द एंटागोनिस्ट? शायलॉक। क्योंकि अगर प्रोटेगनिस्ट देखा तो उसके पैरेलल भी एक ग्रुप को खड़ा किया गया है, शायलॉक भी। और कल मैंने बताया था इसमें एक थियरी और भी देखने को मिलती है टू सम एक्सटेंट, अगर ऐसा नहीं, क्वियर थियरी को लेकर के भी बात की जा सकती है, स्पेशली द रिलेशनशिप बिटवीन बैसानियो एंड शायलॉक को लेकर, सॉरी, बैसानियो एंड एंटोनियो को लेकर के। नाउ माय क्वेश्चन इज आपसे मिथिलेश जी कि हु प्लेज द रोल ऑफ फादर फिगर फॉर बैसानियो? एंटोनियो। एंटोनियो ने जो रोल है वो फादर फिगर का, फादर फिगर से आपका क्या मतलब है, या गॉड फादर से क्या मतलब है? जस्ट Yeah, Anthony saves Bassanio. Even he puts his own life at risk. He puts his own life at risk, and we come to know कि जो बैसानियो है वह क्या है, एक तरह का, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कैरेक्टर, ही टोटली डिपेंड्स अपॉन हूम, ही टोटली डिपेंड्स अपॉन एंटोनियो। तो ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन हम लोगों के सामने आता है बैसानियो को लेकर, एंटोनियो को लेकर के, ये पूरा एक वी फाइंड दैट कि कैसे चीजों को वहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरा चीज मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि when you talk about what when you talk about this particular play, when you talk about this particular play, that is what, that is the एंटोनियो का, बैसानियो का, या जो है आपको एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है जिसपे हमें देखते हैं कि एक सब प्लॉट का भी जिक्र किया गया है। तो मेन प्लॉट में कौन कौन से किरदार आते हैं, हु कम्स इन द मेन प्लॉट ऑफ द प्ले? या या या
एंटोनियो, शाइलाक, पोर्सिया, ये तीन कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि किसके हिस्सा है, जो कि एक तरह से कहा जाए मेन प्लॉट का हिस्सा है। हु हु कम्स इन द हु कम्स इन डिसगाइज फॉर्म? पोर्सिया। पोर्सिया डिसगाइज फॉर्म में आती है एंड शी प्लेज द रोल ऑफ एन एडवोकेट, अगर देखा जाए स्पेशली इन ट्रायल सीन। कैन यू टेल मी कि द पर्टिकुलर बॉन्ड पेपर आकर्स बिटवीन हु? जो बॉन्ड पेपर, ये किसके बीच का बॉन्ड पेपर था? शाइलाक और एंटोनियो, जो बॉन्ड पेपर वो शाइलाक और एंटोनियो के बीच का बॉन्ड पेपर था। दैट्स गुड, शाइलाक और एंटोनियो के बीच का बॉन्ड पेपर रहा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो कि शाइलाक और एंटोनियो का ये बॉन्ड पेपर रहा है, शाइलाक और एंटोनियो का एक आपने देखा कि उसमें कैसे एंटोनियो जस्ट पुट्स हिज सिग्नेचर एंड शाइलाक गेट्स अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज। तो इस रिवेंज के पीछे जो है, क्या पैसा शाइलाक का उधार देना और क्या पैसा शाइलाक का हैवी इंटरेस्ट पर उधार देना, इस रिवेंज के पीछे यही मकसद था कि उन्होंने जो है इसका विरोध किया था, या कुछ और भी मोटिव था इस रिवेंज के पीछे? या या एट पब्लिक प्लेस, या यस यस, या टू गेट हिज रिवेंज। तो हमें ये देखने को मिलता है कि शाइलाक को जो है क्या किया गया था, पब्लिक प्लेस पर स्पीड किया गया था। किसके द्वारा स्पीड किया गया था? शाइलाक। जब शाइलाक के ऊपर स्पीड की हाँ, एंटोनियो ने जब शाइलाक पर स्पीड किया था, तो किसी पब्लिक प्लेस पर अगर आप किसी के ऊपर स्पीड करेंगे तो यह एक तरह का क्या होगा, बहुत बड़ा अपमान है। और वो चीज उसको सह नहीं सकता, उसको उस पे उसके माइंड में एक हमेशा ये था कि ही वॉज जस्ट बर्निंग इन द फायर ऑफ रिवेंज एंड ही गॉट अपॉर्चुनिटी, और तब जाकर के वह उसको करता है। तो हियर आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट, स्पेशली व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट, तो ये सारी चीजें नजर आती। ठीक है, आपने बहुत अच्छा तैयार किया है, आपने बताया है। मैं सोनाली मैडम से मैं जानना चाहूंगा। सोनाली मैडम, जो सब प्लॉट है, जो सब प्लॉट है इसका, उस सब प्लॉट में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं? द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सब प्लॉट भी है, और सब, हाँ। No, 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 when we talk about subplot, remember that subplot means the story in subplot, especially the episode related to whom, related to Jessica and Lawrence, जेसिका एंड लॉरेंस। हाँ, इलोप सीन, जो इलोपमेंट हुआ था, तो उसमें जेसिका और लॉरेंजो जो है उसका हिस्सा है। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर कोई पूछता है कि सब प्लॉट में कौन आता है, तो सब प्लॉट में जेसिका और लॉरेंजो है, लॉरेंजो आएंगे। तो ये वो सब प्लॉट का हिस्सा, जेसिका और लॉरेंजो। नाउ आई वांट टू नो कि नहीं, इसमें हमें कुछ एपिसोड नहीं करना है। जो रिंग एपिसोड है वो किससे रिलेटेड, जितनी बातें आपने बताई है, ये सब का सब मेन प्लॉट का हिस्सा होगा। क्यों हिस्सा होगा? क्योंकि वो सबका सब किससे जुड़ा हुआ है, पोर्सिया से और बसानियों से जुड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका जेसिका, हु इज जेसिका? जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलाक एंड हु इज लॉरेंजो? ही इज अ क्रिश्चियन एंड सर्वेंट ऑफ whom? पोर्सिया। पोर्सिया। So what I want to tell you, when we talk about subplot, तो इन subplot we find two characters, दो characters पाते हैं, जेसिका और लारेंजो। जो जेसिका है, जेसिका इज द डॉटर ऑफ शाइलाक, लारेंजो नौकर है पोर्सिया का। और जो लारेंजो है वो जेसिका को इलोप कर ले जाता, भगा ले जाता है
अब मैं इसके बाद ये जानना चाहता हूँ कि एक जगह तो पराजय जो है मिली हुई थी शाइलाक को ट्रायल सीन में। किसके द्वारा पराजय मिली थी? एक आप कह सकते हैं पोर्सिया के द्वारा। लेकिन उस पराजय के बाद उसको दूसरा सदमा कौन सा लगता है? उस पराजय के बाद दूसरा सदमा कौन सा उसको लगता है? अ, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो तो खत्म हो चुका है, ट्रायल सीन में वो खत्म हो चुका है। आपको याद होगा कि जब वो वहां से आता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी बेटी सारा पैसा सारा गहना लेके जो है लॉरेंजो के साथ भाग गई है। और लॉरेंजो एक जो है क्या है, क्रिश्चियन है, बेटी यहूदी है, और बेटी का एक क्रिश्चियन के साथ इलोपमेंट, वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरा चीज, सारा गहना भी लेके भाग गई है। यह सबसे बड़ा शौक था जिसकी वजह से वह पागल हो जाता है। और जो है बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। लास्ट में पता चलता है कि वह जो है क्या करता है कि मर जाता है। तो यह एक ट्रेजिक इवेंट है था जो उसके साथ हुआ था। तो नाउ इसके बाद जो है मैं कुछ और भी उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स रहे हैं, तो मैं आपको ही मैं मुखातिब होकर के मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अलावा व्हाट अदर थिंग्स डू यू फाइंड जो प्ले में रहा है। सबसे पहला चीज की जब हम लोग प्ले के बारे में बात करते हैं तो यू कम टू नो कि उसमें एक कॉमिक कैरेक्टर भी था। उसमें एक कॉमिक कैरेक्टर भी था। कैन यू कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट कॉमिक कैरेक्टर? आप आप में से कोई भी? या गोब्बो? गोब्बो। गोब्बो। और इसके अलावा जो है वो कौन सा कैरेक्टर था जिसने जो है एक तरह से सजेशन शायला को दिया था कि तुम्हें बॉन्ड पेपर तैयार करना चाहिए? हु एडवाइज्ड? हु गेव दिस एडवाइस? ट्यूबल। ट्यूबल। ट्यूबॉल ने ये सजेशन दिया था, किसको दिया था? शाइलॉक को, कि तुम्हें एक बॉन्ड पेपर पे सिग्नेचर किससे करा लेना चाहिए? एंटोनियो से करा लेना चाहिए। तो बॉन्ड पेपर का जो सजेशन दिया गया है किसके द्वारा? ट्यूबॉल के द्वारा। और ट्यूबॉल भी क्या है? एक बड़ा सौदागर है। वह भी एक बड़ा सौदागर है वेनिस का। मैडम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट। मैं गोपाल भाई से मैं गोपाल भाई, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस, या ओके। गोपाल जी, मैं आपसे जो है कुछ चीजें तो इससे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं पूरा प्ले एक आपसे प्ले पूरा डिस्कस करूंगा। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये है इसमें मोस्ट प्रोबेबली द मींस दे टोल्ड टू ऑल ऑफ अस अबाउट एंटोनियो, बैसानियो, पोर्सिया, शाइलाक, जेसिका, लॉरेंजो, जो कुछ सर्वेंट रहे स्टेफेनो के बारे में। गोबो एक कॉमिक कैरेक्टर है। ऑल दिस थिंग, कैन यू टेल मी कि वे कौन से तीन शूटर्स थे जो मैरिज के लिए पोर्सिया के साथ के पास आए थे? डिड यू अटेंड माई क्लास? कल आपने अटेंड किया था? हाँ। Can can you tell me the name of three suitors who came to marry Portia? Yeah, yeah, yeah. Three prince. Yeah, prince of prince of. Huh? When you talk about Aragon, I didn't mention the prince of Aragon, but you will come to know there were four prince: prince of Morocco, prince of Britain, prince of France, and prince of Ponetine. Morocco. हाँ, प्रिंस ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ मोरक्को, and Prince of Ponetine, Ponetine. Again, I would like to mention Prince of France, Prince of Britain, Prince of Ponetine, and Prince of Morocco. My next question, whom did Portia marry?
या बैसानियो अनडाउटली। पोर्सिया की मैरिज किससे के साथ होती है? बैसानी। इसका मतलब ये चारों राजकुमार जो है कहीं ना कहीं क्या कर दिए जाते हैं, किनारे कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद एक चीज ये होता है कि इसमें कुछ सीन है, आपको केवल सीन का नाम बताना है कि कौन कौन सी सीन इसमें आई हुई। इस प्ले की एक इंपॉर्टेंट चीज है इस प्ले का। या 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 रिंग एपिसोड, या दैट्स गुड। तो इन्होंने बताया कि एक तो बॉन्ड सीन है, दूसरा कॉस्केट सीन है, तीसरा रिंग सीन है, चौथा आपका क्या है, एपिसोड आपका जो है एक और जो सीन है उसको लेकर के इन्होंने बात किया कि इस तरह की चीजें हैं, ट्रायल सीन या कोर्ट सीन, रिंग एपिसोड है। और उसके बाद जो है मैं कुछ लाइन्स है, मैं नहीं जानना चाहता कौन बोला हुआ है, लेकिन मैं आपसे ही, इवन आप जान रहे हैं कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ लेकिन वो रिलेटेड है यहाँ से। वो आपको केवल ये बताना है कि वो किस प्लेस से लिया गया है। आई एम नेवर मेरी वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, मैं कभी भी खुश नहीं होता जब भी मैं मधुर संगीत सुनता हूँ। आई एम नेवर मेरी, मैं कभी भी खुश। मैडम, अरे मैडम, आप लोगों को नहीं बोलना, केवल गोपाल जी ही बोलते रहे। और उनको ये बताना है कि ये किस प्लेस से लिया गया, किस करेक्टर ने बोला, इससे कोई मतलब नहीं है। गोपाल जी, आर यू गेटिंग माई? द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं इस लाइन को रिवीजन करा दे रहा हूँ और आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। आई एम नेवर मेरी वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। उसके बाद एक और है, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन रिचेस, ईश्वर की जो कृपा है वह धनवान से ज्यादा। या द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन riches. Now there is another important line. I am a Jew, hath not a Jew eyes, hath not a Jew hands, organs। ये शायलाक का है, लेकिन ये जो है लाइन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। बट ये क्या इशारा करती है? मैं फिर से बोल रहा हूँ लाइन को। लाइन ये है कि आई एम अ ज्यू, मैं एक यहूदी हूँ। हैथ नॉट अ ज्यू आईज, क्या यहूदियों की आंखें नहीं होती? हैथ नॉट अ ज्यू हैंड्स, क्या यहूदियों को हाथ नहीं होता? आर्गन्स, या उनके पास शरीर, शरीर जो शरीर के आर्गन्स है वो नहीं होते। इसके माध्यम से आपको क्या लग रहा है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? या या देयर इज अ लाइन इन दिस प्ले, एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट लाइन? मैं इस चीज सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा। एक लाइन है जो मैं बोल रहा हूँ, और वो लाइन का मतलब मुझे बताएगी वो। आई स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। अ स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले, दुनिया को आप एक स्टेज मान लीजिए, वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले अ पार्ट, पार्ट अ रोल, बट माइन, या एंड माइन अ सैड वन। आई एम नॉट आस्किंग मैडम कि ये किसने कहा, ये नहीं, ये भी मैंने बता दिया कि यह प्ले का हिस्सा है। मैं केवल, आई जस्ट वांट ओनली द मीनिंग, मैं इसकी केवल मीनिंग जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या सेंस निकल रहा है। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? या आई स्टेज वेयर एवरी मैन प्ले अ पार्ट एंड माइन अ सैड वन। डू यू फाइंड एनी फिलोसफी इन दिस लाइन? नहीं, या दीज मैंने पहले बता दिया, ये लाइन द मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है? नेहा जी,
गुड मॉर्निंग सुनील जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जी। जी नेहा जी। ठीक है, कोई बात नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, या आप में से कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा, कोई भी? मिथिलेश जी। पार्ट जो भी कैरेक्टर कर रहा है। दूसरा चीज ये इस चीज को भी बताता है कि जो शेक्सपियर का जमाना था वह जमाना एक्शन का था, और एक्शन को लेकर के जो है चीजें बहुत ज्यादा, इसीलिए आप यूज करेंगे कि एलिजाबेथन पीपल वर मेन इन एक्शन। एलिजाबेथन के पीपल के हर काम में एक्शन नजर आता था, वे परफॉर्मिंग में विश्वास करते थे। ऐसा इसीलिए डायलॉग वहां पर आया, इसीलिए प्ले उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। वो कहते हैं कि यह दुनिया जो है एक स्टेज है, वेयर एवरी मैन हैज प्ले हिज रोल, जहाँ पे हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है। लेकिन जो मेरा रोल है वह क्या है? वह दुख से भरा हुआ है। जो मेरा रोल है वह कैसे है? मेरा रोल दुख से भरा हुआ है। तो इस चीज को लेकर के ये बात कही गई है। और अनडाउटली ये जो चीज है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ही लिया गया है, सारी की सारी चीजें। लेकिन ये जो लाइन है यह इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? यह लाइन उस समय की उस फिलॉसफी को इंडिकेट करता है, जहां पर ये चीज बताई गई है कि अल्टीमेटली कैसे जो है वहां पर चीजें हैं, मतलब कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस समय ड्रामा परफॉर्म को करना, या चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, वो पाते हैं। और ये जो बात कही गई है, ये बात एंटोनियो के द्वारा कही गई है। एंटोनियो जो है ग्रेसियानो से ये बात कहता है, या अगर कुछ नहीं तो एंटोनियो का ये पॉइंट था यहाँ पे, एक फिलॉसफी की मेरे अपने हिस्से में क्या आया हुआ, केवल दुख आया, वो सच आई थिंक वी फाइंड। एक मैं आपसे लास्ट इस प्ले की एक लास्ट है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं तो क्या सर एक ही जगह रुके हुए हैं? कौन सा, ये जो अभी लास्ट वाला पूछा गया है? नहीं, 7-8 लाइन जो मैंने लिखवाए। नहीं, मैंने जितना मैं जो भी लाइन लिखवाया हूँ, मैं उस लाइन को आपको एक हाँ, मैं इसीलिए उस चीज को यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए आई एम हियर एंड आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, इससे क्या मतलब निकल रहा है। जो ये लाइन उन्होंने बोला है, शायलाक, जब एंटोनियो का कैरेक्टर आप देखेंगे तो एंटोनियो का जो कैरेक्टर है वह क्या है? उसका कोई परिवार नहीं है, बिजनेस बहुत बड़ा है, सब कुछ है। और ऐसे आदमी के जीवन में जहाँ पे कोई फैमिली नहीं है, उसे भी अपना जीवन जीना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे सोचना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये लेना चाहिए कि उसने हमेशा लोगों की कल्याण के लिए काम किया, लेकिन लास्ट में जो है उसके जीवन में क्या आता है? दुख आता है कि वह अपनी जिंदगी से हाथ धोने के करीब है। तो वही वो कहता है कि हर आदमी को इस दुनिया में अपने रोल को प्ले करना है, लेकिन जो मेरा किरदार है, ऐसा लगता है मेरे हिस्से में केवल दुख ही आया हुआ है। यह एक फिलॉसफी है जीवन की, जो हर आदमी जब निराश होता है, हताश होता है, अच्छे काम करता रहे, अगर फिर भी उसको जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव ना मिले, तो उसको ऐसा लगता है या वो ऐसा विश्वास करता है कि शायद मेरे जीवन में क्या है, या मैं बहुत बदनसीब हूँ, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। वह इस चीज को ऐसा ही महसूस करता है। समवन हैज रिटन, शायद धर्मेश शुक्ला जी ने लिखा है कि संसार एक रंग मंच है जहाँ सभी को अपना एक रोल प्ले करना है, और मेरा दुख भरा है। या बहुत अच्छा है, अच्छा यही वो कहना चाहते हैं, यही वो चीजें रही है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि व्हाट, कि वो चीजें क्या है। तो इस लाइन का यही एक मतलब है जो वहां पे वो चीजें आ रही है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने किसको डिस्कस कर लिया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस को। फिर से मैं बता दूं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या है? एक ट्रेजी कॉमेडी है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस की सेटिंग वेनिस नाम की जगह पर हुई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है केवल दो सौदागरों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह दो विचारों की लड़ाई है। एक विचार ये कहता है कि मैं पैसा किसी को उधार दूंगा तो हैवी इंटरेस्ट पर दूंगा,
दूसरा कहता है यह गलत है। तो एक, अगर आप किसी के विचारों के खिलाफ खड़े होंगे तो क्लैश होना स्वाभाविक है। तो यह उसकी लड़ाई है। फिर मैंने बताया कि इतनी ही लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में कम्युनल हेट्रेड फीलिंग उस समय देखी जाती है जब एक क्रिश्चियन सौदागर एक यहूदी सौदागर को पब्लिक प्लेस पर एब्यूज करता है। तो वह किस में बदल जाता है? वह एक तरह से कम्युनल हेट्रेड फीलिंग में बदल जाता है, और वह रिवेंज की तलाश में हो जाता है। और वो रिवेंज की आग में जलते जलते उसको मौका मिलता है, बॉन्ड पेपर पर एक सिग्नेचर कराता है, और फिर जो है उस उनको शाइलाक एंटोनियो को कहाँ घसीट के ले जाता है? कोर्ट में, कि अब मेरा समय है। एक समय था जब तुमने पब्लिक प्लेस पर मुझे स्पिट किया था, थूका था, मुझे अपमानित किया था, अब मैं बदला लूंगा। उस समय जो है पोर्सिया की एंट्री होती है वकील के रूप में। पोर्सिया बहुत समझाती है तमाम चीजों के लिए, लेकिन कहीं से भी तैयार नहीं है। कौन तैयार नहीं है? आपके शायला। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वहां पर भी उनको पराजय मिलती है। फिर एक दूसरा एपिसोड होता है कि उनकी बेटी जो है भाग जाती है। किसके साथ भाग जाती है? उनकी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है। जिस क्रिश्चियन से वो घृणा करते हैं, जिससे वो बदले की आग में जल रहे हैं, वही क्रिश्चियन जो एक नौकर है, वह भाग जाती है। यह एक बड़ा शॉकिंग न्यूज उनके लिए होता है। और बेटी ऐसा नहीं कि अकेले भाग जाती है, उनके जीवन भर की कमाई जो उन्होंने हैवी इंटरेस्ट पर दिया था, और तमाम सामान जो भी गहना उनके पास रहा होगा, सब कुछ लेकर के द डॉटर इलो। यह जो एपिसोड है यह सब प्लॉट में होता है। और उस एपिसोड को हम क्या कहते हैं? जेसिका लॉरेंजो एपिसोड। जेसिका उनकी बेटी का नाम है, लॉरेंजो उस सर्वेंट का नाम है। इसके अलावा एक और कैरेक्टर बैसानियो है, जिसको आप देखते हैं कि जो साइड हीरो है, जो कहीं ना कहीं पोर्सिया और एंटोनियो के बीच में ब्रिज का काम करता है। पोर्सिया और एंटोनियो के बीच में ब्रिज का, क्योंकि एंटोनियो ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगाया, तो किसके लिए? बैसानियों के लिए लगाया, और बैसानियों के लिए वह फादर फिगर का काम करते हैं। एक और चीज है कि एंटोनियो और बैसानियो के बीच के जो रिलेशनशिप है, इसको देख करके लोगों ने उस पर क्वियर थियरी अप्लाई करने की कोशिश की है। क्या सच्चाई है, हम लोग इसको बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसको लेकर के बात होती है। एक और एपिसोड हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पूरा का पूरा जो मंजर है, जो पूरा माशरा है, वह ट्रेजिक और कॉमिक दोनों है। इसीलिए इसको ट्रेजिक कॉमिक, ट्रेजिक कॉमेडी कहा गया है, जिसको लेकर के शेक्सपियर की बहुत ज्यादा तारीफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने क्रिटिकल एसे में किया है। मैंने एक और चीज डिस्कस किया था कि मैंने कहा था कि इसके अलावा प्ले में कुछ और भी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। कि प्ले का जो सोर्स है वह क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले द ज्यू ऑफ माल्टा है, ऐसा कहा जाता है, वहां से इसको कवर किया गया है, या उससे कुछ प्रभावित होकर के रहा। प्ले में बहुत सारी स्टोरीज है, सॉरी बहुत सारे सीन्स है, जो बॉन्ड स्टोरी है, कास्केट स्टोरी है, ट्रायल सीन है, रिंग एपिसोड है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी बताया था कि कुछ और कैरेक्टर, जैसे एक कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्यूबॉल। ट्यूबॉल वह कैरेक्टर जो भी वह बहुत बड़ा सौदागर है, उसी वेनिस का, और ट्यूबॉल ही एडवाइस देता है शायलाक को बॉन्ड पेपर पर, कि आप बॉन्ड पेपर तैयार करा करके एंटोनियो से आप क्या करिए? सिग्नेचर करा लीजिए। ये चीज जो है। इसके अलावा कुछ माइनर कैरेक्टर्स है, स्टीफैनो है जो पोर्सिया का सर्वेंट है, कुछ इन लोगों के दोस्त है एंटोनियो और बैसानियो के, जिसमें सैलानियो है, सालारिनो है, और ग्रासियानो। एक जो है लॉर्ड गोब्बो कॉमिक कैरेक्टर है। तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट लॉर्ड गोब्बो, यू डोंट हैव टू फॉरगेट ट्यूबॉल, जेसिका लॉरेंस, बाकी सारी चीजें। इतना डिस्कस करने के बाद, इतना बताने के बावजूद, मैं फिर आपसे कहूंगा कि जब तक आप मूवी नहीं देखेंगे, तब तक आपको डायलॉग नहीं क्लियर होगा, तब तक पूरा प्ले नहीं क्लियर होगा। इसलिए मूवी देखिए। मैं इतना समय नहीं है कि अब मैं आपके साथ बैठ के मूवी देखूं और बताता चलूं। समय आपको निकालना पड़ेगा, आप मनोरंजन उसका करिए। डेटा मैं समझ सकता हूँ, डेटा नहीं रहता, सारा दिन क्लास करना पड़ता है, लेकिन आपको 10-12 प्ले की मूवी आपको हर हाल में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हाँ, इसकी मूवी बनी है, मूवी इन द सेंस कि ऐसा नहीं उनमें इंडियन कैरेक्टर्स नहीं होंगे, उसमें जो फॉरेन के कैरेक्टर्स हैं। और साथ ही साथ मूवी के साथ साथ इस प्ले को जहाँ पे परफॉर्म किया गया है, उस पूरे परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला गया है, उससे रिलेटेड है। यूट्यूब पे जा करके आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस डालेंगे,
मूवी ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस या मूवी रिलेटेड टू, यू विल कम टू नो। तो इस तरह से मैंने एक बार दोबारा आपसे ये डिस्कस करके ये चीज मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये चीजें रही हैं। अब मैं शेक्सपियर के एक दूसरे प्ले को जिसको मैंने पढ़ाया था, मैं उसको लेना चाहूंगा, और मैं शमामा जी से मुखातिब हूँ। शमामा जी, आवाज मेरी जा रही है? शमामा। नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स। शमामा। कोई बात नहीं। नेहा जी, आपको आवाज जा रही है? नेहा जी, मैं आपसे जो बात करूंगा, जो जिक्र करूंगा, वो किंग लियर एक प्ले है। उस किंग लियर प्ले को मैं लेकर के बात करना चाहता हूँ। किंग लियर का जब मैंने प्ले कवर किया था, तो उस समय आप क्लास में थी, मुझे जहां तक याद है। किंग लियर जो प्ले है वो 1605 ईस्वी में पब्लिश होता है। एक बूढ़े बाप या एक बूढ़े बादशाह और उनके तीन बेटियों की कहानी है। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ थ्री डॉटर्स। या ठीक है, नाइस। जो तीनों बेटियां हैं उनमें से एक का नाम गॉन्ड्रिल है, दूसरे का नाम रीगान है, तीसरे का नाम कॉर्डेलिया है। जस्ट आई वांट टू नो कि हु इज द यंगेस्ट डॉटर एंड हु इज द एल्डेस्ट डॉटर। या गॉन्ड्रिल जो है बड़ी बेटी है, और कॉर्डेलिया आपकी छोटी बेटी है, और रीगान जो है बीच की बेटी है। अब सवाल ये उठता है, मेरा जो क्वेश्चन है वो चीज ये है कि व्हेन यू फाइंड दीज कैरेक्टर्स, स्पेशली गॉन्ड्रिल, रीगान एंड कॉर्डेलिया, तो इसमें जो आपको नजर आता है कि सबसे स्वीट नेचर कौन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की डॉटर कौन सी? स्वीट। कॉर्डेलिया, एग्जैक्टली। मैंने इस पर हाईलाइट भी किया था। मैंने कहा, देखिए मैं हर आदमी को भरपूर समय दूंगा, और इसलिए सारे लोग जो है रिवीजन करके आए यहाँ पे। अभी प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि नहीं, अगर किसी को भी समय दिया जा रहा है तो उसका एंजॉय करिए भरपूर समय, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको टेस्ट में भाई रिटर्न तो मैं करा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, तो चीज आप करके आइए। आई विल गिव एनफ टाइम। और इतना समय कहीं कोई देता नहीं है ना, इतना पेशेंस के साथ कोई चीज सुनता है। बस लोग आते हैं, लेक्चर देते हैं, मार्कर पकड़ते हैं, आपको समझ में आए या नहीं, लोग चले जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तजा है कि आप तैयारी करके आइए। आप लोगों ने बहुत अच्छा तैयार किया है, जैसे नेहा ने बहुत अच्छा तैयार किया, सोनाली मैडम का रिस्पांस, मिथिलेश भाई का रिस्पांस आया था, गोपाल जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो जितने लोग हैं ये सब बहुत है। ऐसे ही मैं ममता मैडम से कहूंगा, शमा जी से मैं कहूंगा कि यू ऑल हैव टू प्रिपेयर। प्रिया जी भी आज जुड़ी हुई है क्लास में, मैं इनको भी समय दूंगा। आरती मैडम के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, माइक प्रॉब्लम वहां पर है। सुलेश जी आज पहली बार जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी से भी आज मैं मुखातिब होऊंगा। तो जो लोग भी, मैं उन सबसे मुखातिब होऊंगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि जो बड़ी बेटी है, उस बड़ी बेटी का नाम क्या है? बड़ी बेटी का नाम आपने गॉनरिल है, और कॉर्डेलिया छोटी है, बीच वाली जो है रेगन है, और जो कॉर्डेलिया है वह स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वह चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करती है। उनकी कौन सी दो बेटियां हैं जो बहुत ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं और अपने पिता का दिल जीत लेती हैं? गॉनरिल और रीगन। और अगर आपसे मैं बताऊं कि मैं जानना चाहूँ कि इन दोनों में से आप किसको सबसे ज्यादा डिसलाइक करती हैं? whom डू यू लाइक? गॉनरिल को। गॉनरिल को आप ज्यादा डिसलाइक करती हैं, क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? यस। यस, बहुत अच्छा आंसर है। गॉनरिल को हम में से, हो सकता है कि अपना अपना नजरिया है, गॉनरिल को कोई पसंद नहीं कर सकता है। इसके पीछे एक रीजन ये है कि जितना ज्यादा एम्बिशियस गॉनरिल है, उतना कोई दूसरा नहीं है। और गॉनरिल की कंपैरिजन किससे की जाती है? लेडी मैकबेथ से की जाती है। कि जो, जैसे लेडी मैकबेथ ने रानी बनने के लिए मदरहुड को त्याग दिया, वो मां नहीं बनी। ऐसे ही मैं नहीं कहता कि ये चीजें, लेकिन वो जो है क्या करती है कि बाप का साम्राज्य पाने के लिए सब कुछ हथकंडे अपनाती है, और उसके बाद जो है क्या करती है, बाप को ही किनारे लगा देती है। यह एक बहुत बड़ा पॉइंट, एम्बिशन उसके अंदर देखने को मिलता है। उसी रास्ते पर छोटी बहन भी है, रेगॉन भी है, लेकिन उससे कुछ कम ही हमें देखने को मिलेगा कि इस तरह की चीजें।
मैं दूसरा चीज आपसे नेहा जी जानना चाहता हूँ कि प्ले की सेटिंग कहाँ पर है। प्ले का जो वो है क्या कहते हैं, आपका सेटिंग के अलावा प्ले में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कह सकते हैं थीम, उसका थीम क्या है। इपिस्टेलरी ट्रेजिडी तो है, लेकिन प्ले का जो थीम है ये सबको ध्यान में रखना है कि यह इसका एक पॉइंट है क्रीडुलस, जल्दी विश्वास करना। क्रीडुलस, CREDULOUS। फ्लैटरी और फॉल्स स्टेटमेंट में जल्दी विश्वास कर लेना, यह शब्द क्या कहा जाता है? क्रीडुलस, CREDULOUS। अच्छा देखिए, उनका शर्मा जी का भी जवाब आया हुआ है, मैंने चेक किया, उन्होंने सारे आंसर दिए हैं। उनके यहाँ से कुछ नेट दिक्कत, वो अनम्यूट नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं। यू हैव रिप्लाइड, यू आई हैव सीन, शर्मा जी, आई हैव सीन। दूसरा चीज, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, नेहा जी आपसे ही मेरा एक क्वेश्चन है कि जो प्ले है कि क्रीडुलस भी उसमें एक पार्टिकुलर चीज आता है, और साथ ही साथ जो है हम इसको एक यूनिवर्सल ट्रेजिडी भी कह सकते हैं कि यह ट्रेजिडी ऐसी है जो हर घर में हर जगह पर इस तरह से घटित होती है, यह देखा जा सकता है। इस प्ले में भी दो प्लॉट है, मेजर प्लॉट है और सब प्लॉट है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेजर प्लॉट में कौन कौन से कैरेक्टर आएंगे और सब प्लॉट में कौन से कैरेक्टर आएंगे, ये कौन सी घटना होती है, और दोनों में लगभग इक्वल बातें दिखाई गई है। फिर से बिटिया आप नाम ले रही सब प्लॉट या मेजर प्लॉट में? मेजर प्लॉट में, हाँ। किंग लियर, गॉलरी, रीगन और कॉर्डेलिया, ये सब के सब किस में आएंगी? मेजर प्लॉट में आएंगी। अच्छा, सब प्लॉट में कौन आएगा, किसका परिवार आएगा सब प्लॉट? हाँ, या ग्लस्टर, एडमंड और एडगर, जो उसका उसका जो है उसका जो बेटा रहा है, वो सब आएंगे, जो है क्या कहते हैं उसमें आते हैं। तो वहां पर भी फैमिली में कुछ ऐसी ही लड़ाई हमें देखने को मिलती है, या इस तरह की चीजें होती है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स किया है। और मैं अब, हाँ मैं अब मुखातिब हूँ धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी मेरी आवाज जा रही है? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी जहां आपका नाम लिखा है, या हेलो, हाँ, आवाज मेरी जा रही? या मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गॉनरिल, रीगन और कार्डिलिया है, इसमें से कार्डिलिया की मैरिज किसके साथ हुई थी? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा एक बार और आप ध्यान से सुनते रहिए, एक बार घर पे जा करके आज ही आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ बताइए। ठीक है, ड्यूक ऑफ फ्रांस। धर्मेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए, सुनील जी को बताने दीजिए। धर्मेंद्र जी आप म्यूट कर लीजिए। धर्मेंद्र जी अपने आप को आप म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपका ऑन दिखा रहा है। अच्छा, दूसरा चीज जो है, गॉनरिल की शादी किसके साथ हुई है सुनील जी? गॉनरिल, ड्यूक ऑफ एल्बनी। रेगन की शादी, या दैट्स गुड, ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल के साथ। एंड हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ, या सीनियर कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ किंग लियर? हम्म, एक सीनियर कोर्टियर है जो कि जो है किंग के फैसले का विरोध करता, या ग्लॉस्टर, ग्लॉस्टर एग्जैक्टली। या प्लीज म्यूट, सुनील जी प्लीज म्यूट। मैं सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा, सोनाली मैडम ये जो प्ले है पूरा का पूरा जो यहाँ पे बताया गया, उसमें एक कैरेक्टर है क्यूरॉन। क्यूरॉन का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ क्यूरॉन? या क्लाउनिश, बिल्कुल नाइस।
वह जो है जोक, वह एक तरह से क्लाउनिस है, जो कि जो है उनके फन के लिए काम करता है। वह क्लाउनिस है, बहुत अच्छा। और एक और मैडम मैं जानना चाहूंगा कि एक कैरेक्टर है ओसवाल्ड। ओसवाल्ड जो है एक नौकर है उनकी तीन बेटियों में से, एक किसका नौकर है? गॉनरिल का नौकर है, दैट्स गुड। यह जो है गॉनरिल का नौकर। इसके अलावा जो है गॉनरिल की शादी के लिए एक और आदमी प्रपोजल लेकर के आया था मैडम, वो कौन था गॉनरिल के साथ शादी के लिए? गॉनरिल के साथ शादी के लिए। ओके ओके, आप में से कोई? ड्यूक ऑफ बरगैंडी, गॉनरिल के साथ शादी के लिए ड्यूक ऑफ बरगैंडी जो है प्रपोजल लेकर के आया था। यह भी चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई हैं, सबके लिए क्लियर हो गया है। इस तरह से, जिस तरह से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो समय भरपूर भी मिल रहा है, और हम लोग चीजों को बहुत अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो प्ले की है, उसको मैं बात करूंगा। और एक चीज और, इसी प्ले में एक जगह स्टाम का जिक्र किया गया है और हीथ जैसा मंजर दिखाया गया है, जहां पर उस रेगिस्तान में, उस तूफान में एक लाचार किंग, एक बेबस किंग की कंडीशन भी दिखाई गई है। तो अगर ये चीज आता है कि स्टाम को लेकर या हीथ को लेकर के, जहाँ पे एक बेबस किंग को लेकर जिक्र किया गया है, तो वह इसी प्ले का हिस्सा है। इफ यू सी द मूवी, वही मैं बार बार कहता हूँ, तो सारे मंजर आपके सामने आएंगे कि कैसे क्या होता है। नाउ अब मैं जो है, जस्ट आई वांट टू नो, सानिया आज जुड़ी हुई है? सोनिया, सोनिया, या सोनिया, एक बेटा लाइन है, कुछ लाइनें मैं पूछूंगा, आपको ये केवल बताना ये किस प्ले से लिया गया है। मैन इज अ पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, किंग लियर से लिया गया। इस लाइन का मतलब क्या है? कठपुतली। हाँ, या बिल्कुल, वेरी नाइस। जय सच है, इसका मतलब कि अगर भाग्य हमारे साथ नहीं है, या हमारे भाग्य का लिखने वाला कौन है? हमारे भाग्य का लिखने वाला ऑलमाइटी गॉड है। हमारी भाग्य की रस्सी उसके हाथ में है। वो चाहे तो इसको मजबूत बनाए, चाहे तो कमजोर कर दे। कि मैन इज ओनली अ पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है, और मैं वो आपसे ही सोनिया जी जानना चाहूंगा। हु इज दैट कैन टेल मी हु आई एम? हु इज दैट कैन टेल मी, वह कौन है जो मुझे बता दे, हु आई एम, मैं कौन हूं? ये बात किंग लियर ने कही है, लेकिन जो है इसका क्या मतलब है? ओके ओके, ठीक है। ये जो लाइन है यह आइडेंटिटी को लेकर के, जब तक बादशाह थे तब तक एक अलग कंडीशन थी, बट हियर यू विल फाइंड व्हाट, की आइडेंटिटी को लेकर के कहा नहीं जाता कि व्हाट इज द नेम, नाम में क्या रखा, जो शेक्सपियर का ही कहना है। कुछ ऐसी ही चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे ये बात कही जा रही है, जहाँ पे हम इन सारी चीजों को देखते हैं। मैं, या नहीं, नहीं, किसी ना किसी कैरेक्टर से तो उसने शेयर किया होगा, और किसी ना किसी, जो आपकी जो ओल्ड वाली बुक है जिसमें मैंने वो किया हुआ था, वहां पे आप वो देखेंगे। लेकिन वो जो है क्या किया हुआ कि सीधे अपनी आइडेंटिटी को लेकर के वो क्वेश्चन करते हैं कि ये चीजें रही। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू नो, जो मैंने यहाँ तक कवर किया, मैं एक प्ले और अभी अभी मैं एक प्ले और डिस्कस करूंगा आपसे। और मुझे लगता है कि मैंने जो अभी समय नहीं दे पाया हूँ, धर्मेंद्र जी अगर तैयार हो तो मैं धर्मेंद्र जी से जानना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, कंचन मैडम को भी मैंने अभी समय नहीं दिया, या धर्मेंद्र जी और कंचन मैडम? मैं जो बात करूंगा मैकबेथ को लेके बात करूंगा, आप दोनों लोग मैकबेथ को पढ़े हुए, या जिन लोगों को भी मैंने समय नहीं दिया मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले धर्मेंद्र जी, मैकबेथ की सेटिंग कहाँ है? अच्छा ओके, डजेंट मैटर। कंचन मैडम?
और सारे लोग म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। कंचन मैडम। स्कॉटलैंड। ठीक है, और लोग बंद कर ली, और लोग बंद कर ली। केवल मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड है। मैडम, जो मैकबेथ की सेटिंग स्कॉटलैंड है उसमें थ्री विचेस का जिक्र किया गया है, उन थ्री विचेस की मिस्ट्रेस कौन है? ओके। या हिकेट है, ठीक है। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जो मैकबेथ है उसमें हिकेट आपका कह रही हैं कि उनका वो है। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच कॉलरिज ने कहा है, और ऐसा क्यों उनको कहा जाता है फोर्थ विच? या जो इल वुमेन का प्रतीक थ्री विचेस रही हैं, कुछ ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसमें देखने को मिलती है? लेडी मैकबेथ में। इसीलिए उनको फोर्थ विच कहा जाता है। थ्री विचेस इल वुमेन अपशकुन का प्रतीक है, बुराई का प्रतीक है। दे प्रोवोक मैकबेथ कि यू विल बी यू आर देन ऑफ कार्डर, देन ऑफ ग्लेमिस एंड फ्यूचर किंग ऑफ स्कॉटलैंड, सच अ थिंग वी फाइंड। और जब मैकबेथ लेडी मैकबेथ को लेटर लिखता है तो लेडी मैकबेथ कहती है कि हाँ, वी विल बी द किंग, मीन्स हम रानी बने, तुम राजा बनोगे, और ये प्लान हमें करना है। मैं धर्मेंद्र जी। जी गोपाल जी। हाँ। गोपाल जी, नॉट गेटिंग योर वॉइस। क्या किसी को गोपाल जी? या हाँ, फिर से आप बोलिए फिर। परफॉर्म। या यस यस, एग्रीड एग्रीड, या आई गॉट योर पॉइंट। इन्होंने ये कहा कि जो है, ये बात सही है कि पहली बार कॉलेज ने लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के रूप में एड्रेस किया था। बाद में कॉलेज इस बात से पीछे भी हटते हैं। पीछे क्या हटते हैं कि एवरी प्रॉमिस इज प्रॉमिस, क्योंकि जो लेडी मैकबेथ है वो एलिजाबेथन एज का कैरेक्टर है, और एलिजाबेथन एज में एम्बिशन, प्रॉमिस, या आप कह सकते हैं कि ये सब चीजें, मार्लोवियन हीरो, मैकियावेलियन हीरो, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, तो उसके अकॉर्डिंग लेडी मैकबेथ ने कोई गलत काम नहीं किया। ये चीजें, लेकिन जो है, जो एक, ये बात तो सही, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से हो सकता है, और एक बात को डिस्कशन में लाया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एक लाइन का क्वेश्चन ये बनेगा कि हु कॉल्ड लेडी मैकबेथ एज द फोर्थ विच, तो हमें जो है कॉलेज पर ही आंसर जाना होगा। जो उन्होंने बात करी डिस्कशन के कि बाद में उन्होंने अपनी बात को चेंज किया, ये बात टीएस एलियट ने भी चेंज किया था। जब टीएस एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा, तब उन्होंने वो भी पीछे हटते हैं, और ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को लेकर के अपनी जो है कही हुई बातों से पीछे हटते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि हु कॉल्ड हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर, आंसर क्या दिया जाएगा? आंसर हमेशा टीएस एलियट ही रहेगा। तो दोनों चीजें आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से क्या है और बहस के पर्सपेक्टिव से क्या है। आई थिंक कि गोपाल जी, आपने हाँ हाँ, ये चीजें रहा। और दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता था कि मैं जो मुखातिब था, मैं किससे पूछ रहा था? आई वॉज आस्किंग टू, या धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपका किंग डंकन है, उनके दोनों बच्चों का क्या नाम?
जी। मैल्कॉम एंड डोनाल्ड बियर। एक और चीज जो है, मैं जानना चाहूंगा सोनिया जी से। सोनिया जी, बैंकों के बेटे का क्या नाम था? बैंकों के बेटे का नाम फ्लिंस था या? दूसरा चीज मैं जानना चाहूंगा कि प्ले में किसकी पत्नी और बच्चे का मर्डर करा दिया जाता है? मैकडफ की या बीबी और बच्चे का मर्डर करा दिया जाता है। और मैं जानना चाहूंगा कि हु मर्डर्ड मैकबेथ? मैक मैकडफ ने। मैकडफ के साथ क्या कोई भविष्यवाणी हुई थी, मतलब क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से? या वन हु इज बॉर्न बिफोर टाइम, द पर्टिकुलर टाइम जो उससे पहले जन्म लिया। या अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें मैं गोपाल जी से मुखातिब हूँ। ठीक, आप लोगों ने अच्छा आंसर दिया मुझे। गोपाल जी, आपको मेरी आवाज जा रही है? आप सारे लोग म्यूट कर लीजिए अब अपने आप को। गोपाल जी मैं हाँ गोपाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पूरा मैकबेथ है, इस पूरे मैकबेथ में एक थीम है जिसका नाम है इविल एम्बिशन। जो वो इविल एम्बिशन मार्लोवियन हीरो का भी हो सकता है, वो जो है आपका मैकियावेलियन का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। लेकिन क्या जो ये इविल एम्बिशन है, डू यू थिंक कि ओनली इविल एम्बिशन इज द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मैकबेथ, या इविल एम्बिशन के अलावा कुछ और भी उसके अपने डाउनफॉल का रीजन था? या 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 फैटलिस्ट। या एंड हाउ डू यू टेक द रोल ऑफ लेडी मैकबेथ बिहाइंड दिस केस? या 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 दैट वाई शी डिड इट। नेहा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, नेहा जी, कि हु सेड फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर? थ्री विचेस, नाइस। कि नेहा जी ने बताया कि थ्री विचेस ने ये बात कही है। और ये कहाँ पर आता है? ओपनिंग सीन में आता है, जहां पर जो है थंडरिंग है, लाइटिंग है, एंट्री ऑफ द थ्री विचेस है, जहाँ ये डायलॉग बोला जाता है, वह प्ले का ओपनिंग सीन है। नाउ मैं नेहा जी के अलावा मैं सोनिया जी से मैं मुखातिब हूँ। सोनिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये डायलॉग बोला गया कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओह ओह ओह, ये डायलॉग जो है किस सीन में बोला गया है जो बहुत फेमस हुआ है, और किसने बोला है? या ये स्लीप वॉकिंग सीन में बोला गया है, और स्लीप वॉकिंग सीन में उसकी मैडनेस को दिखाया जाता है कि पुटिंग कैंडल ऑन हर हेड, ओपनिंग अ बुक, इवन शी डज नॉट हैव एनी स्लीप इन हर आईज,
and you find that she is moving throughout the night, reading the book, unrest and anxiety to show that particular situation. She even repents and that all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. ओह ओह ओह, तो वो कहाँ पे था? स्लीप वॉकिंग सीन में रहा। या जी, या हाइपरबोलिक। नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि क्या प्रिया जी ने ज्वाइन किया है सेशन को? प्रिया, प्रिया हैव यू ज्वाइंड इट? प्रिया जी थी, मुझे लगता है वो बाहर हो गई है। अच्छा, दूसरा चीज मैं जो है सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम जब हम बात करते हैं इन सारे प्ले को लेकर के, या जिस पर हम खासकर मैकबेथ को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, उसमें जो है बर्नम वुड का भी जिक्र आया हुआ था। उस बर्नम वुड से क्या मतलब है, उसका इंपॉर्टेंस क्या दिखाया गया? बर्नम वुड से क्या मतलब है या उसका क्या इंपॉर्टेंस दिखाया गया? थ्री विचेस ने उसको लेके भविष्यवाणी की थी। यही तो उन्होंने कहा था, जब बर्नम वुड खुद चल करके आ जाएगा तब ये समझिएगा कि आपकी पराजय निश्चित है। डू यू रिमेम्बर? तो बर्नम वुड खुद चल के नहीं आता है। जो सैनिक थे वो बर्नम वुड की टहनियां काट लेते हैं और उसमें छिप करके वे आगे बढ़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, इसे आप देखिएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि वे नहीं, बर्नम वुड का जो है जिक्र ओरली किया गया। दैट दैट इज अनदर थिंग। हाँ, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, ठीक है। ये अच्छा, चलिए यही बताइए, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम किसके लिए यूज किया गया हुआ है? इससे इससे मैकबेथ की ब्रेवरी नजर आती है या उनका कावर्डिस नजर आता है? उनकी ब्रेवरी नजर आती है, गुड, उनकी ब्रेवरी नजर आती है। दूसरा चीज मैं मिथिलेश जी से जानना चाहूंगा, मिथिलेश जी, बेलोना थी कौन? हु वाज बेलोना? गॉडेस ऑफ वॉर। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बेलोना वॉज गॉडेस ऑफ वॉर। मैं जो है आपका गोपाल जी से जानना चाहूंगा कि देर इज अ रेफरेंस ऑफ अ रिवर, एक रिवर का रेफरेंस है जिसका नाम है गोलगोथा। गोलगोथा रिवर का रेफरेंस, हाउ डिड इट कम इन द प्ले? वो प्ले में उसका रेफरेंस क्यों आया और कैसे आया? या हम्म। हम्म। अनदर गोलगोथा इज बीइंग क्रिएटेड, दैट्स गुड। तो जो गोलगोथा है, इट्स द नेम ऑफ द रिवर। और यह इसलिए दिखाया गया है कि गोलगोथा को वहां पे टू शो द ब्रेवरी ऑफ मैकबेथ, एंड द लेटेस्ट न्यूज वाज टोल्ड बाय अ wounded soldier to King Duncan, and you will come to know he depicts the current situation and tells that Macbeth fought very bravely and cut the throat of the enemies by his sword, and the blood came, या the blood poured, and what happened? We found another गोलगोथा। तो गोलगोथा एक रिवर का नाम है जो खून की नदी है, और उसका जिक्र दोबारा वहां पे आता है, जो एक ग्रीक रिवर है, एक मिथिकल रिवर है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ऐसा वो किया जाता है। तो एक चीज ये भी हम लोगों ने जिक्र किया है। दूसरा चीज इसी प्ले से है, जो कि मैं ये जानना चाहूंगा कि इस प्ले में एक और जिक्र किया गया है, दैट्स अ वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसमें आप ये देखेंगे कि जो प्ले है, प्ले को अगर हम देखें, एक चीज कहा गया है जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है मैकबेथ को लेकर के। मैं इसको बता ही दे रहा हूँ कि उन्होंने, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा कि मैकबेथ इज
आउट ऑफ अ हीरो एंड आउट ऑफ अ विलेन। उन्होंने ये बात कही कि मैकबेथ ना तो पूर्णतया हीरो है और ना ही पूर्णतया विलेन है। ये बात किसने कही है? ये बात जो है आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। लेकिन एक बात जो है और किसी ने कहा कि है कि मैकबेथ के बारे में है कि मैकबेथ इज द डार्केस्ट शार्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये बात किसने कही है? एसी ब्रैडली ने। अगर अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि एसी ब्रैडली, चूंकि एसी ब्रैडली उनके ऊपर बहुत बड़े क्रिटिक है उनकी ट्रेजेडी पर। एसी ब्रैडली ने एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। व्हेन डिड इट पब्लिश? 1904। गुड। 1904 में ये पब्लिश हुआ है। उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम का एक किताब लिखा हुआ है जो 1904 में पब्लिश हुआ है। जस्ट आई वांट टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ। जी। हाँ, उनका नाम है एसी ब्रैडली। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। A.C. ब्रैडली, BRADLEY, ब्रैडली। कोई ऐसा नहीं जो रह गया जिससे मैं ना मुखातिब हो पाया हूं, जिससे मैं ना क्वेश्चन पूछ पाया हूं, क्योंकि लास्ट फेज चल रहा है क्वेश्चन पूछने का। आरती मैडम से मैं इसलिए नहीं पूछा, उनके पास से आवाज नहीं आती है। मैं कंचन मैडम से जानना चाहूंगा, मैं इनको समय थोड़ा सा कम दिया हूँ। कंचन मैडम मैं ये हाँ, कंचन मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि जो प्ले है, ए पार्टिकुलर प्ले जिसको हमने अभी बताया कि इसको डार्केस्ट और शार्टेस्ट ट्रेजेडी कहा गया है और एसी ब्रैडले के द्वारा कहा गया है। एसी ब्रैडले ने किताब लिखा शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और ये बताया गया कि यह 1904 में पब्लिश हुई है। 1904 ईस्वी में, हाँ 1904 ईस्वी में ये पब्लिश हुई है। मैं इस पार्टिकुलर प्ले को ये जानना चाहूंगा कि ये जो प्ले मैकबेथ है, ये प्ले का सोर्स क्या है, या किंग लियर जैसे जो प्ले था उसका सोर्स क्या है? इन हाँ या हॉलिंसर्स का क्रॉनिकल, जो भी किंग और क्वींस को लेकर के, जो इंग्लिश क्वीन, ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश क्वीन का मतलब कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड, किंग ऑफ आयरलैंड और किंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के किंग के हिस्ट्री को हॉलिंसेट ने क्रॉनिकल नाम से लिखा। क्रॉनिकल का मतलब भी इतिहास। जब उसको उन्होंने लिखा तो उस उन राजाओं पर जो सब्जेक्ट मैटर, चाहे वह हिस्टोरिकल प्ले होगा चाहे वो ट्रेजिडीज होगा, अगर किंग और क्वीन को लेकर के लिखा गया तो उसका जो सोर्स है वो हॉलिंसर का क्रॉनिकल है। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे ही बैंको सॉरी मैकबेथ के अटेंडेंट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज अटेंडेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ हिज अटेंडेंट? आपको याद नहीं? आप में से कोई भी? सेटन। मैंने कई बार बताया था, सेटन, ACYTON, सेटन। वो सेटन नहीं, SATAN नहीं, सेटन, ACYTON, सेटन उसका अटेंडेंट है। SEYTON। प्लीज म्यूट। सुनील जी, आपकी तरफ से आवाज बहुत आ रही है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस पूरी चीज का, मैं सुनील जी से ही जानना चाहूंगा। सुनील जी, व्हेन वी टॉक अबाउट मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, थ्री विचेस को लेकर के बात हुई, तमाम चीजों को, मेलकम और डोनाल्डियन को भी लेकर के बात हुई है। और हु केम टू क्योर लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के इलाज के लिए कौन आया था? साइकोलॉजिस्ट आया था या डॉक्टर आया था? क्या प्ले में ये शब्द यूज किया गया, साइकोलॉजिस्ट? डॉक्टर आया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इतना ध्यान में रखिएगा कि हु केम, साइकोलॉजिस्ट नहीं आया, डॉक्टर आया हुआ उनका इलाज करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा।
और उनमें से एक चीज आपको जो है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, ये थ्री विचेस की डायलॉग है जो उसने कहा है। एक और डायलॉग है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जीवन एक मूर्ख की कहानी है जिसमें केवल दुख ही दुख है, ये किसने कहा? मैकबेथ ने कहा। आप केवल सुनते चलिए, मैं आपसे क्वेश्चनिंग इसको लेके नहीं करूंगा। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। एक और डायलॉग है, लाइफ इज लाइक अ बर्निंग कैंडल, जीवन जलती हुई मोमबत्ती है, मैकबेथ ने कहा है। एक और डायलॉग है, द होल अर्थ इज लाइक अ स्टेज, पूरा का पूरा पृथ्वी एक स्टेज है, एंड वी आर द प्लेयर ऑफ दैट स्टेज, और हम यहाँ पर केवल प्लेयर का ही रोल करने आए। जो बात द मर्चेंट ऑफ वेनिस में आपने देखा था, एंटोनियो जो कहा था कि मेरे हिस्से में केवल दुख है, ऐसे ही कुछ डायलॉग यहाँ पर भी, ऐसे ही डायलॉग एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलेंगे, बस बदले हुए स्वरूप में। द होल अर्थ इज लाइक अ स्टेज एंड वी आर द प्लेयर्स ऑफ दैट स्टेज। फिर उसके बाद कहते हैं कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन दिस प्रेटी पेस फ्रॉम डे टू डे, आने वाला हर दिन क्या होता है? पास्ट का हिस्सा बन जाता है, आने वाला दिन गुजरता जाता है, और हम क्या होते हैं? इस गुजरते हुए दिन के एक तरह से इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। एक बात किसने कही? मैकबेथ ने कही हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे कि मैकबेथ ही कहता है कि किंग नोज नो किनशिप, राजा किसी तरह की रिश्तेदारी नहीं जानता, राजा रिश्ता नहीं निभाता। अगर राजा रिश्ता निभाएगा तो वह अपनी ड्यूटीज को, वह अपनी चीजों को कर नहीं पाएगा। उसके बाद एक और है, हियर इज द स्मेल ऑफ अरबिया, जो मैंने बात बताई थी, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ये चीज लेडी मैकबेथ ने कही हुई है। उसके बाद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो डंकन कहते हैं, पूछा भी जा चुका है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शन, कोई भी ऐसा नहीं है जो यह बता सके कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। देयर इज नो आर्ट, कोई कला ऐसी नहीं है, टू फाइंड माइंड कंस्ट्रक्शन, जिससे हम यह समझ सकें कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके बाद जो है एक और डायलॉग है, हैड आई बट डाइड एंड आर, क्या मैं कुछ समय पहले मर गया, बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, मैंने एक अच्छा समय गुजारा, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं समय से पहले मर गया। ये बात जो है किसने कहा है? ये बात मैकबेथ खुद से कहते हैं। उसके अलावा जो है आप ये देखेंगे कि कुछ और भी है, लेकिन यही सारे डायलॉग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और डायलॉग है जो किंग डंकन कहते हैं, द कैसल हैज अ प्लीजेंट सीट, जब वो मैकबेथ के महल में जाते हैं तो कहते हैं कि यह जो कैसल है बहुत खूबसूरत है, यहाँ खुशनुमा माहौल है, द एयर निम्बली एंड स्वीटली, यहाँ की हवा भी बहुत अच्छी है, रिकमेंड इटसेल्फ अनटू आवर जेंटिल सेंसेस, जो हमारी जो है ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करती है। तो वो इसमें एक आयरनी है। आयरनी कैसे है? उनको तो ये लगता है कि यह खूबसूरत महल है, लेकिन नहीं, इनको ये पता है कि यही महल ही आज उनकी कब्रगाह बन जाएगा, यहीं पे उनका कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो जितना खूबसूरत लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि रहे। तो इस तरह की चीजें जो है मैंने आपको क्या किया, आपसे डिस्कस किया, आपको मैंने बताया। और जो है मैं कल का फिर से आपको टास्क दे दूं कि कल भी मैं आपको किसी भी तरह का एक भी अगला मैं चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे दो प्ले जो बचा रह गया है, ओथेलो, हैमलेट, वो डिस्कस करूंगा, और शेक्सपियर की पूरी बायोग्राफी में डिस्कस करूंगा। अगर मैं ये डिस्कस शाम को करता हूं तो शाम को हो सकता है जो मैं डिस्कस करूं उसका लिंक जो है 4 बजे मैं आपके व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। अगर 4 बजे मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, उस लिंक को आप टच करेंगे तो आप वहां सीधे जुड़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है इस ग्रुप के लोगों को? अगर मैं वो लिंक अगर मैं वो लिंक व्हाट्सएप पे डालूंगा तो उसको टच करने पर आप सीधे वहां जुड़ जाएंगे। तो कम से कम मैं ये काम आज ही शाम को खत्म कर लूंगा। हाँ, इतना कंफर्म हो रहा है, तो इन दिस वे यू विल कम टू नो व्हाट आई वांट। दूसरा चीज कि मैं बता देना चाहता हूं कि जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, सोनिया जी, सोनिया जी नहीं, सॉरी, नेहा जी, ममता जी, और सुनील शर्मा जी, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन लोगों से अभी आज मैं मुखातिब, या जो लोग पहले से कर रहे हैं, आप सारे लोग जो है आज फिर डिपॉजिट कर दीजिएगा। ममता जी आज भी, आप भी, और नेहा जी, और इसके अलावा जो है शमामा जी, या या आप लोग वो कर दीजिएगा सीधे। और चूंकि ये आपका चीप एंड बेस्ट बैच है, आप जुड़ेंगे, फायदा आपको होगा। और ये मेरा बैच नहीं, मैंने बताया जेएस इंग्लिश लिटरेरी सोसाइटी का बैच है। उनके हर डिसीजन को मुझे भी फॉलो करना, आपको भी फॉलो करना, जो कि आपके बेनिफिट के लिए किया गया है। और
फी डिपॉजिट करने के लिए आप सीधे क्या कर सकते हैं, मेरा जो नंबर है 8188, मैं शेयर कर दे रहा हूँ, अगर किसी को उसमें नहीं होगा तो मुझे लगता है सबके पास होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट हियर आई वुड लाइक टू शेयर वो चीज की वो यूट्यूब से भी उससे जुड़ा हुआ है, क्या नाम है आपका, 8188865653। ये जो है गूगल पे से भी जुड़ा हुआ है, फोन पे से भी जुड़ा हुआ है, आप इसको यूज करके आज पे कर दीजिएगा, पे करने के बाद मुझे रिसीट जरूर भेज दीजिएगा व्हाट्सएप, ताकि मैं जो है जीएस सोसाइटी को मैं भेज सकूँ पूरा। ठीक हो।